नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम संसदीय वाद विवाद में आपका स्वागत है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं देश की नदियों की स्थिति के बारे में। कार्यक्रम के पिछले हिस्से में हमने चर्चा की थी गंगा जमुना और देश की अन्य प्रमुख नदियों के प्रदूषण के कारकों के बारे में। इस बार हम चर्चा करेंगे कि सांसदों ने क्या समाधान प्रस्तुत किया और सरकार ने क्या जवाब दिया। Short duration discussion. Now this is increasing pollution in various rivers in the country, particularly the Ganga and the Yamuna rivers. Then Sri Ravi Shankar Prasad. माननीय उपसभापति जी, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए मुझे अवसर दिया है और ये बहुत संतोष का विषय है कि देश की नदियों की चिंताजनक स्थिति और विशेष रूप से गंगा और यमुना को लेकर पूरे सदन में एक सद्भाव रहा। मैं डिमांड करता हूं कि भारत की नदियों के प्रदूषण मुक्त होने के बारे में एक व्हाइट पेपर संसद में लाया जाए। आज संसद राज्यसभा देश की पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रही है और ये पीड़ा राजनीति से परे है, ये पीड़ा दलों से ऊपर है क्योंकि ये देश की पीड़ा। Now Dr. Ram Prakash. गंगा और यमुना में सीवेज का मलमूत्र और फैक्ट्रीज का कचरा डालना दंडनीय अपराध होना चाहिए। जो फैक्ट्री ऐसा करती है उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। मैं साथ ये कहना चाहूंगा कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की साल में कई बैठकें होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त व्यक्ति होते हैं, लेकिन कुछ मीटिंगें संबंधित मंत्री के माध्यम से की जा सकती हैं और उनकी रिपोर्ट पर बाद में चर्चा हो सकती है। मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि मीटिंग में सिर्फ अफसर ही ना बोला करें, वो तो अपने कारगुजारी पर लीपापोती करेंगे। उस पे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बोलने दें। उसमें जो गंगा और यमुना के भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रेमी हैं उन्हें बोलने दें। मेरे प्रदेश से गंगा नहीं निकलती पर यमुना निकलती है, मेरे प्रदेश में से होके जाती है। अगर ऐसी व्यवस्था की जा सके कि एमपी लैंड फंड में से जो एमपी जितना पैसा गंगा और यमुना को साफ करने के लिए देना चाहे दे सके, उस पर कोई अपर लिमिट ना हो, तो मैं ये समझता हूँ ये भी फायदेमंद रह सकेगा। Professor S.P. Singh Bagal. चैरिटी बिगन्स एट होम। हम अपने धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उसका वेस्ट ना डालें गंगा यमुना में। बच्चों के हम केश कर्तन वहां पर ना करवाएं। सबसे ज्यादा है कि दाह संस्कार हमेशा नदियों के किनारे होते हैं। हम इतनी अवेयरनेस लाएं, विद्युत शवगृह शुरू करें, गंगा यमुना में हम मृत शरीरों को ना डालें। महोदय, हम प्रमुख रूप से मांग करेंगे कि हथनी कुंड से सबसे पॉइंट वाली बात है 2000 क्यूसेक पानी छोड़िए। अगर ब्रज के मंदिरों के रोते हुए घाटों को आप चाहते हैं कि वो घाट मुस्कुराएं। Sri Darshan Singh Yadav. अब बहुत हो चुका, हमें कुछ नहीं चाहिए ये शुद्धिकरण। इन गंदे नालों को, जितने शहर कस्बे के गंदे नाले हैं उनको इन नदियों से रोक लीजिए और रोक करके अलग ले जा करके इनका शुद्धिकरण कीजिए। Sri Shivananda Tiwari. जीडीपी का जो ग्रोथ हो रहा है उससे इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है, इकोलॉजिकल जो डेफिसिट है, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। उपसभापति महोदय, जब इस देश में अभी आज के दौर में मारा मारी चल रहा है कि हम जो है देश को आगे ले जाएंगे, हम जो है देश को जीडीपी को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे, ये सरकार जो है ग्रोथ को नहीं बढ़ा रही है, ये जो कंपटीशन की बात हो रही है, तो मेरे जैसा आदमी डर जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आज जीडीपी की कीमत हमको चुकानी पड़ रही है वो इतनी जबरदस्त है कि आदमी के जीवन पर ही संकट हो गया है। Professor M.S. Swaminathan. When I was the planning commission, a three-pronged strategy was developed to control this problem, because the problem is man-made and all man-made problems have only human solutions. The first was the Himalayan ecosystem. Many of the NGOs call themselves Save Himalayas, Save Ganga. But it is very important because the hydrologic cycles are very much related to the damage to the Himalayan ecosystem. But some of the problems, like drying up of rivers and so on, less flow of water,
They are related to upstream problems. The second is point pollution. Point pollution is one of the very important sources of pollution. Mention has been made by many speakers here, starting from Sri Ravi Shankar Prasad ji. What happens is enormous amount of effluents are discharged. These are the one which we can control by both technology and regulation. Technology and regulation, and they were developed in great detail during Sri Rajiv Gandhi's time as the Prime Minister, a technocratic approach to the problem of controlling point pollution. It can be only done by regulation and technology. The other non-point pollution, to which we have not made reference, can be controlled only by education and social mobilization. For this purpose, I had, at that time, was in charge of it at 3 different meetings. One was along the Himalayas, from Gangotri to the Sagar. There were at that time about 18 universities. We had a meeting of the vice chancellors of all these universities and also the student leaders. And they were very enthusiastic to participate in a longitudinal program, not for 1 year, 2 year, because the NSS people will change, national volunteers will change. Now the Himalayas, there is a publication in the Planning Commission of this meeting, the Himalayas and the universities along them, because I think education is exceeding. The second was with religious leaders of various kinds. We had a meeting at Varanasi. They promised to that. Sri Anil Madhavda. नदी को उसकी समग्रता से समझने की जरूरत है। नदी अपने आप में 2 किनारों के बीच में बहता हुआ पानी नहीं है। नदी अपने संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र के साथ एक इकाई है। सारी की सारी बातें केवल आकर सीमित हो गई है प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं कि एसटीपी नाम की टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। एसटीपी का प्लांट लग जाता है, लेकिन एसटीपी का प्लांट महीने भर चले उसके बाद जो बिजली का बिल आता है वो नगर निगम कहती है ये मैं नहीं दे सकती, ये मेरी औकात से बाहर का विषय है। और क्यों ट्रीटेड या अनट्रीटेड पानी नदी में मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? कहाँ मिलता है? आप कैसे कह रहे हैं कि ट्रीटेड पानी नदी में डाला जाना चाहिए? क्या ट्रीटेड पानी हमारे को जो सलाइन चढ़ती है उसमें डल सकता है, हमारे मटके में डल सकता है? तो नदी को क्या हमने कचरा समझ रखा है कि हम ट्रीटेड पानी उसमें डालेंगे? और कचरा माना है, हम मान रहे हैं। निर्भया के साथ क्या हुआ? जाति हुई और बाद में उसके पेट के अंदर सरिया डाल दिया गया। इस देश की नदियों के साथ में अत्याचार हो रहा है और उसके बाद में प्रदूषण रूपी सरिया उसमें डाल दिया जाता है। सजा क्या मिलनी चाहिए? व्यक्ति को सजा मिल सकती है, व्यवस्था को सजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? इररिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? हाउ यू कैन से नो टुडे एंड यस टुमारो? ये कमजोर प्रशासनिक तंत्र का कारण है। और मैं यहाँ पर सुझाव के रूप में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने इसके संबंध में पत्र लिखा था और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया है आगे। मैंने कहा कि एक नदी आयुर्विज्ञान संस्थान बनना चाहिए जिसके अंदर नदी पेशेंट है और पेशेंट अस्पताल नहीं आएगा, अस्पताल पेशेंट के पास जाएगा। और पूरी देश की नदियों का संबंध में विचार होना चाहिए कि हर साल जैसे हम व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, इसका हार्ट इस साल कैसा था, लंग्स कैसे थे, किडनी कैसी है, लीवर कैसा है, और आज बाद में हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट है भाई इस व्यक्ति की कि इस साल के अंदर स्वास्थ्य के अंदर सुधार हुआ है। नदी के अंदर होने वाले परिवर्तन के ऊपर अगर हमने रोज विचार नहीं किया, हर साल विचार नहीं किया और उसको हमने मॉनिटर नहीं किया ठीक से, तो फिर ये घड़ियाली आंसू है। बहा लीजिए, गंगा को लेकर बहा लो, यमुना को लेकर के बहा लो, बाकी सारी चीजें कर लो और स्थिति वही की वही खड़ी रहे। और जल के संबंध में समाज में एक अनुशासन खड़ा करना पड़ेगा। 1 अरब 20 करोड़ लोगों के बीच में जो पानी के उपभोग को लेकर के असमानता है, वो असमानता कल उठ के वर्ग संघर्ष का कारण बनेगी। एक व्यक्ति 200 लीटर पानी प्रतिदिन यूज कर रहा है महानगरों में रहने वाला, और एक व्यक्ति 20 लीटर भी पानी यूज नहीं कर पा रहा है राजस्थान के अंदर रहने वाला, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रहने वाला, उड़ीसा के कई हिस्सों में रहने वाला, अरे चेरापूंजी में रहने वाला आदमी भी अब नहीं कर पा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो उपभोग में विसंगति है, इस विसंगति को दूर करने की जरूरत है। ठीक है, 10, 20, 30 लीटर का समझ में आता है, 20 लीटर और 200 लीटर की ये जो विसंगति है, तो फिर गांव वाले को किसी दिन लगता है कि नदी मेरी, तालाब मेरा, यहां से पंप डाल के ले जाओगे, बेफाम उपयोग करोगे और मेरे को पीने को नहीं है, मेरे को नहाने को नहीं है, मेरे को खेत को पानी नहीं है, तो फिर रामलीला मैदान पे अगर कोई झंझट हो तो फिर कोई नई बात नहीं है। फिर इस
देश के हर शहर के अंदर रामलीला खड़ी हो जाए तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। ये होके रहेगा, क्योंकि पानी के उपभोग के संबंध में जो विसंगति है समाज के अंदर, इस विसंगति को समझने की जरूरत है। पानी की बचत को लेकर के हमें हर एंगल पे सोचना पड़ेगा। वॉश बेसिन की डिजाइन, कमोड की डिजाइन, नल का स्वरूप, कैसे वो कम हो सकता है। एक बच्चा 20-20 मिनट तक शॉवर में नहा रहा है, दूसरा बच्चा गाय का पेशाब पी करके अपनी प्यास बुझा रहा है। चाहिए तो फोटो भी उपलब्ध है, ले लीजिए। अब ये जो विसंगति है, इस विसंगति को कैसे दूर करेंगे? इसके लिए कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। और अपनी बात को अंतिम रूप से कहता हूं कि इधर उधर की बात न करिए, बता कि काफिला लूटा कैसे। मंत्री जी, आप जवाब देते समय प्लीज इधर उधर की बात न करके ये बताना कि राजीव गांधी का सपना लूटा कैसे। अच्छा बोला, धन्यवाद। नाउ श्री के पराशरन। To remedy the problem, we have to get over pollution caused by industrial untreated discharge and untreated sewage from domestic users. With regard to the industrial untreated drainage, the people in power should take drastic action against them. The Supreme Court has held in the ecology cases, polluter to pay. Therefore, the first thing should be, whoever is polluting now, they must be suspended, and only after the pollution ceases, they must be restored. And whatever damages have been caused by any of them, and a proper assessment should be made and recovered. Apart from that, when we come to the domestic sewage drains, there are illegal constructions by builders. They should be severely dealt with. They should also be severely dealt with, and action should be appropriately taken under the relevant laws. It is not as if the laws which are available are insufficient. There are laws whose sanctions have to be properly enforced. The next is about the other domestic sewage. There we can't blame them. They are BPL. They are poor people. They are illiterate. They are uneducated. The honorable member, Dr. M. Samadhan, rightly said, education is the need of the hour. But all this sewage which is created by them, there is an easier cure and remedy. जनता सजग और सचेत होगी और गंगा के किनारे ये आजीविका के लिए दुकानें चलाने वाले लोगों के ऊपर प्रश्न करेगी, तब ये गंगा पवित्र होगी। हमने देखा ये संतों महात्माओं के आश्रम गंगा को अपवित्र करने वाले ऋषिकेश और हरिद्वार में, उनसे कौन सवाल करेगा? तो अध्यक्ष महोदय, केवल जनता के पाखंड पे चोट हो, जनता को खड़ा किया जाए और सरकार और समाज का समन्वय गंगा, यमुना और सभी नदियों की पवित्रता करे, ये पाखंड पर चोट होनी चाहिए, क्योंकि हर हिंदू भी इस गंगा यमुना को गंदा नाला बनाने में उतना ही शरीक है जितना सत्ता के लोग हैं। धन्यवाद सैफुद्दीन सोस, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोस। You kindly think about an awareness program. You can go to the pujari. Many people come to the temple. They will have to learn that they cannot do it. You go to the mosque and tell the Imam Sahib that you cannot do this. You have to go to every temple, every mosque, every girjagar and tell them you cannot pollute Ganges like this. You've devised a program of awareness, Mr. Deputy Chairman, sir. Yes. Any money spent on affluent plants or other schemes, creating that infrastructure, that will be of no value. Okay, now Simanur Salim. गंगा जिसकी करधौनी है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं राज्यसभा, मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूं, जहां छिपरा है, जहां नर्मदा है। मैं बेतवा का बेटा हूं, जहां से बेतवा निकलती है, मैं वहां का रहने वाला हूं, विदिशा का। मैं नदियों की अजमत और इज्जत जानता हूं। हमें दलगत सियासत से ऊपर उठ के 118वां संशोधन करना चाहिए और गंगा को गंदा करने वालों को जेल की सलाखों में होना चाहिए। मेरा मुतालबा है कि नदियों से जुड़ने वाले उन तमाम नालों को आज ही मंत्री जी ये ऐलान करें, वो तमाम नाले जो नदियों को गंदा करते हैं उन्हें रोक दिया जाएगा, उनके रास्ते बदल दिए जाएंगे ताकि नदियों का पानी पाक रहे। मैं जिस मजहब का मानने वाला हूं, वो मजहब कहता है, ऐ इस्लाम को मानने वालों, तुम अपना गंदा जिस्म लेकर दरिया में मत चले जाना, वरना दरिया नापाक हो जाएगा और तुम गुनाह में मुब्तला हो जाओगे। यानी पहले नहाओ फिर नदी में जाओ। अगर ये सिर्फ एक उसूल मान लिया जाए तो दुनिया की सारी नदियां पाक हो जाएंगी। दलगत राजनीति से परे हटकर सांसदों ने यहाँ इस गंभीर चर्चा को आगे बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर समाधान भी प्रस्तुत करने की कोशिश की। फिलहाल हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आपको आगे दिखाएंगे
कि इस पर सरकार का क्या जवाब रहा। I only want to say one thing first, and that is, if all this had not been done, if the Ganga Action Plan 1, Ganga Action Plan 2 had not been implemented, if it had not been done, if the Yamuna Action Plan 1 and Yamuna Action Plan 2 and Yamuna Action Plan 3 had not been implemented, the situation would have been much, much worse. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संसदीय वाद विवाद। आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि गंगा यमुना के प्रदूषण पर सरकार का क्या जवाब रहा। Now, Honorable Minister. Sir, the river Ganga is woven into the very tapestry, the fabric, the culture, the identity, the history, the geography, the religion, the ethos, the poetry, and the economy of our country. It is our sacred duty to keep them, and it is the exact level at which we respect the river Ganga and the river Yamuna that the debate in the House today has reflected that same height, that same level of excellence, the same emotion, and the same passion. And for that, I thank my honorable colleagues. We have the Environment Protection Act. The Environment Protection Act is a very powerful act by which it's not really powerful enough in terms of a punishment. It is an act by which industries can be closed down. It is not an act which can address the issues of the kind that Mr. Swaminathan, extremely fundamental issues of awareness, of the domestic sewage, of how the people living along the banks of the river treat the river. It is not something that will address those issues. It is only an act which will be directed against industries that discharge toxic effluents into the river, and that is the act under which we can take action against those rivers. Similarly, the Water Act, as you're all aware, water is a state subject. The Water Act, the Air Act, state governments have the right, state governments have the responsibility to issue directions against under the Water Act, under the Air Act. I would like to also say, sir, that for the last 1.5 years, this government has played its role. The UPA government at the center has played a commendable role in ensuring, under the directions of the National Ganga River Basin Authority, headed by the Honorable Prime Minister, the Central Board for Pollution Control, has gone and inspected. There are 761 grossly polluting industries all along the main stem of the river Ganga. All these industries most of these industries were inspected. 387, I've got all the details in the course of my reply. I will go back to refer to those. Action has been taken against all those polluting industries. Honorable member mentioned that industries were closed down. It was not so simple as that. We must give credit to the fact that we were able to move all of us together. Naturally, it would not have been possible without the cooperation of the local authorities of Allahabad and the government of Uttar Pradesh. But we must take credit for the fact that the National Ganga River Basin Authority moved in this direction. And if 10 crore people were able to bathe at the holy Sangamam at Allahabad, I believe that it is possible to make sure that the river Ganga is clean by 2020. I only want to say one thing first, and that is, if all this had not been done, if the Ganga Action Plan 1, Ganga Action Plan 2 had not been implemented, if it had not been done, if the Yamuna Action Plan 1 and Yamuna Action Plan 2 and Yamuna Action Plan 3 had not been implemented, the situation would have been much, much worse. It is exactly what Mr. Swaminathan said. It is a question of awareness. It is our young children who should go out and stop this from happening. It is our spiritual leaders who should go out and stop this and tell people and influence them and stop this from happening. And it is the urban local bodies who should wake up and do their duty, so that people who elect them into office should throw them out of office if those sewers are not working anymore. But I want to add, what happens at the sewage treatment plants as far as the river Yamuna is concerned? As you're aware, it passes basically through a predominantly agricultural area. There are not that many industries there. But despite that, 129 units without effluent treatment plants have been closed down by the Haryana State Pollution Control Board. 6 distilleries which were discharging in the river Yamuna were forced to convert to zero liquid discharge. Closure orders were issued to 25 industries in Uttar Pradesh.
by the UP Pollution Control Board. As far as the Ganga is concerned, as I said, there were 761 grossly polluting industries, 387 we took action against. Directions were issued under the Environment Protection Act, Section 5, to 19 distilleries, 4 sugar plants, 7 pulp and paper, 93 tanning, and 1 chemical plant. Then directions under the Water Act, letters issued for compliance, and actions under process, and some were closed down. So very strict action was taken. The projects which are being done, we have created treatment capacity in Uttarakhand, in the Ganga, of 18 MLD, class 1 cities, and in class 2 cities of Uttarakhand, 6.30 MLD. In Uttar Pradesh, 460.80 MLD, all sewage treatment plants, and class 2 cities, 8.10 MLD. In Bihar, 165.20 MLD, and class 2 cities, 4.20 MLD. In West Bengal, 548.40 MLD, and none in the class 2 cities. The other pollution abatement works that we are taking up are interception and diversion works. You know, this is what actually those who are agitating are demanding, that there should be an alternate canal so that the effluent is taken away along the canal. Instead of that, the engineers are proposing interception and diversion works to capture the raw sewage flowing into the river, the sewage treatment plants I mentioned. We're also working on low-cost sanitation works to prevent open defecation on riverbanks, electric crematoria, improved wood crematoria to conserve the use of wood and help in ensuring proper cremation of bodies brought to the burning ghat. Riverfront development works, one of the honorable members asked if we were doing it. We are working on riverfront development works, such as improvement of the bathing ghats, etc., and other measures like plantation, public awareness, and so on. If you want the status of the actual projects of the Ganga, in Uttarakhand, we've completed 15 projects in 11 towns. As I said, the sewage treatment plant capacity, I've already said how much we've created. In Uttar Pradesh, 7 projects in 5 towns. In Bihar, 4 projects in 4 towns. In West Bengal, 27 projects in 23 towns. So I would like to say that we've taken very important other measures. We want to also set up state river conservation authorities so that in every state, the river is the focus and the detailed project guidelines are properly drawn up, that the institutional mechanism for fast-track sanction and approval of projects happens so that the money is not wasted and we are not sitting over here. The project implementation, just like Tarunji mentioned, should be monitored, that the memorandum of tripartite agreements between the central government, the funding agency, the state government, and the urban local body should be signed, that there is resource mobilization, that there is third-party inspection by independent institutions for all the new projects sanctioned under NGRBA, and that there should be GIS mapping of the entire Ganga basin. The towns covered in Yamuna Phase 1, implemented between 1993 and 2003, 21 towns, 8 in Uttar Pradesh, 12 in Haryana, and Delhi. The number of schemes sanctioned and completed. Number of schemes sanctioned were 270, number of schemes completed were 270. The sewage treatment capacity created in the Yamuna under Phase 1 was 753.2 MLD. The expenditure incurred totally, including the share of the state, 30%, is 703.10 crores. Under Phase 2 of the Yamuna Action Plan, the schemes sanctioned were 40, schemes completed were 26. The sewage treatment plant capacity created was 135 MLD, and 328.2 MLD for rehabilitation in Delhi. 54 MLD for new projects in Agra. Other major works which remain to be done, 30.82 kilometers rehabilitation of sewers in Delhi. As far as Delhi is concerned, as you know, the Yamuna Action Plan is assisted by JICA, which is from the government of Japan, and the entire project of Yamuna Phase 3 has been approved at an estimated cost
of 1,656 crores. It is to be implemented at an 85-15 cost-sharing basis between the Government of India and the Government of NCT Delhi in a period of 7 years. In Haryana, 2 projects have been sanctioned for more or less the same reasons in Panipat and Sonipat. And I would like to conclude by once again thanking all the honorable members for the valuable guidance that you have given me. And I would like to assure you that if we are found deficient in any way, if there are any suggestions that you would like to give us, if you feel that something could have been done in a better way, we are more than happy to come and listen to you and to implement those suggestions, because we are trying new and innovative methods every day. Thank you very much. Yes. गंगा जमुना और देश के अन्य प्रमुख नदियों के प्रदूषण और अन्य कारकों पर हुई चर्चा बहुत ही सार्थक रही। जहां एक ओर राज्यसभा में सांसदों ने प्रदूषण की चर्चा की, वहीं दूसरी ओर समाधान भी प्रस्तुत किया। सरकार भी सकारात्मक रही। कुल मिलाकर के दलगत राजनीति से परी हुई ये चर्चा एक तरह से मील का पत्थर है। राज्यसभा के पिछले 60 साल के इतिहास में ऐसी तमाम चर्चाएं हुई हैं, लेकिन यह चर्चा कुछ खास रही। लोकसभा में पिछले सत्र में ऐसी एक चर्चा हुई थी, लेकिन इस चर्चा को देश के तमाम लोगों ने सराहा और पाया कि राज्यसभा संसदीय चर्चा का बहुत ही सार्थक मंच है। आगे के अंकों में हम ऐसी ही तमाम चर्चाओं को आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।